गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल कंप्लीट किए थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक। और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का 2 वीडियो पड़ा था, 2 वीडियो में मैंने उसको कवर कर दिया, ठीक। आज हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, और आज संभवतः ये एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा, ठीक। और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग अफ्रीकी कॉन्टिनेंट जो है उसको देखा जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे उसका लोकेशन, ठीक है। लोकेशन, कौन सा राज्य कहाँ है, कितने राज्य हैं, ठीक है, कैसे जो है कैसे इसका नामकरण हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक। तो आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे अपने, और यहाँ पे, ठीक, ये हमारे सामने आ गया बच्चों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक। तो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में कुल देशों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में कुल देशों की बच्चों संख्या कितनी होगी, तो लिखेंगे कुल देश। क्या बात है, ठीक। ठीक है। तो कुल देशों की संख्या हम लोग देखें जरा। कुल देश, तो कुल देश इसमें कितने होंगे बच्चों, तो इसमें होंगे कुल देश 13, ठीक है। तो कुल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 देश हो जाएंगे, 13 देश। अब हम समझें ये 13 देश कौन कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, कलर के अकॉर्डिंग चीजों को समझने का प्रयास करना। यहाँ हम देख रहे हैं ये एथिली, ठीक है, यहाँ तक आता है, और ये, और इसको थोड़ा बच्चों ध्यान में रखना होगा। ये मैं ब्राजील का लोकेशन क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ बनेगा, और अगर इसका लोकेशन हम ध्यान में नहीं रखे, एरिया पूरा ध्यान में नहीं रहा, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो ये पूरा बच्चों ब्राजील का एरिया, ठीक। अभी देखो ब्राजील से सटे कितने देश हो जा रहे हैं, तो यहाँ देखो हम देखें तो ये पर्पल कलर में यहाँ हमको दिख रहा है फ्रेंच गुएना, ठीक ना, यहाँ दिखा फ्रेंच गुएना, ठीक। जस्ट बगल में इसके यहाँ ग्रीन में हम लोग को दिख रहा है सूरीनाम, और सूरीनाम के बगल में दिख रहा है गुएना। समझना बच्चों, फ्रेंच गुएना और गुएना ये दोनों अलग हैं, ठीक है। इसका नाम फ्रेंच गुएना क्यों है, फ्रेंच गुएना इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब औपनिवेशिक काल चल रहा था, जैसे जब इतिहास में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा विशेष रूप से आधुनिक भारत के इतिहास को, तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से पुर्तगाली, ठीक है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, ठीक है, डच और डेनिश, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग उपनिवेश की स्थापना कर रहे थे, यानी कि बलपूर्वक किसी देश को अपने नियंत्रण में करके उसके आर्थिक संसाधनों का दोहन करना। तो जिसका दोहन होता है वो क्या कहलाता है, उपनिवेश, ठीक है। यानी कि हम आसान शब्दों में बात कर ले तो हम ये कह सकते हैं देशों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया जो चल रही थी पूरी दुनिया में, तो उसमें ये कंडीशन था कि ये जो क्षेत्र है जिसका नाम देख रहे हो फ्रेंच गुएना, ठीक है, तो ये किसके अधीन था, ये फ्रांस के अधीन था, ठीक है। और ये जो गुएना है, केवल गुएना, ये किसके अधीन था, ये ब्रिटिश के अधीन था, ठीक। तो स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद से इसका नाम तो गुएना पड़ा, परंतु ये आज भी फ्रेंच गुएना के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गुएना, तो ये 2 यहाँ दिखे, ठीक, 3 यहाँ दिखे। फिर इसके बाद से देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है वेनेजुएला, समृद्ध समृद्ध तेल भंडार यहाँ पे, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा। अब यहाँ देखो ये इतना, यहाँ क्या दिखा हमको, यहाँ दिख रहा है कोलंबिया नामक देश, और यहाँ दिख रहा है इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक ना, इक्वाडोर। और फिर यहाँ हमको दिखेगा पेरू, पेरू, ठीक, ये पूरा एरिया पेरू। और यहाँ रेड में ऐसे दिख रहा है
ये क्या है, ये तो ये हो जाता है बच्चों बोलीविया, ठीक ना, ये हो जाता है बोलीविया। और यहाँ पर्पल में दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर्पल में ऐसे ये इतना लंबा, ठीक ना, ये इतना लंबा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है चिली, ठीक ना, चिली। और ये जो ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन में ये पूरा यहाँ तक, ठीक ना, पूरा यहाँ तक, ये क्या है अर्जेंटीना। और यहाँ क्या है पराग्वे, और ये उरुग्वे, पराग्वे उरुग्वे। तो अब हम काउंट करें, क्या साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में क्या 13 देश हैं, ठीक। तो अब इसको हम देख ले तो काउंट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो इक्वाडोर तक कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6। अब देखो यहाँ हमने देखा कि पूर्व से पश्चिम दिशा तक हम देख रहे हैं कितने देश आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 देश, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम पेरू 7 7, चिली 8, बोलीविया 9, अर्जेंटीना 10, उरुग्वे 11, पराग्वे 12, और ये इतना बड़ा ब्राजील 13, ठीक। तो देशों की संख्या कुल कितनी हो गई, तो कुल देशों की संख्या हो गई 13। बात क्लियर है यहाँ तक। तो अगर क्वेश्चन बना कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में कुल कितने कंट्रीज हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 30, ठीक, 30। तो यहाँ पे ये बात क्लियर। अच्छा, अब ये जो 13 देशों की यहाँ पे संख्या है, ठीक। तो अब हम देखें इसके इस साइड में, यहाँ पे समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या हमें मिलेगा और इधर क्या। तो जाहिर सी बात है ये कॉन्टिनेंट जो है, इस कॉन्टिनेंट के बगल में महासागर, ठीक है, पूर्व में महासागर, पश्चिम में महासागर। तो फिर मैटर आएगा कि सर कौन से महासागर, तो महासागर का नाम क्या होगा, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर का डिवीजन कर दिया गया है, क्या उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो लगभग यहाँ तक आता है, समझ रहे हो बच्चों। तो हमसे यहाँ ये नहीं पूछने जा रहा है कि अटलांटिक महासागर में डिवीजन जो है उत्तरी अटलांटिक का और दक्षिणी अटलांटिक का कहाँ से कहाँ तक है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। इस बात से एकदम टेंशन फ्री रहो, ठीक। तो एक आसान सी बात यहाँ हो गई हमारे लिए कि इधर क्या है, कौन सा महासागर, तो अटलांटिक महासागर। इधर क्या होगा, प्रशांत महासागर। इधर क्या होगा, तो सर प्रशांत महासागर होगा, प्रशांत महासागर। बात इतनी क्लियर, ठीक। अब देखो एक शब्द मिलता है बच्चों, क्या एक शब्द मिलता है लैंडलॉक कंट्री, ठीक ना, लैंडलॉक कंट्री यानी स्थल रुद्ध, स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश, ठीक, स्थल रुद्ध देश। समझने की जरूरत है कि स्थल रुद्ध देश का मतलब होता क्या, ठीक, स्थल रुद्ध देश का मतलब होता क्या है, ये बात यहाँ समझने की जरूरत है। क्योंकि स्थल रुद्ध की परिभाषा ये ज्यादा बच्चे गलत जानते हैं, और उसी गलती की वजह से एक क्वेश्चन जब सामने आता है तो बच्चे वहां पे फंस जाते हैं, उनके पास देने के लिए उत्तर रह ही नहीं जाता है, ठीक। तो स्थल रुद्ध देश क्या होता है, मैंने क्या बोला कि एक बात ज्यादा बच्चे गलत जानते हैं, क्या कि स्थल रुद्ध देश वो होता है जो चारों तरफ से स्थलों से घिरा, सागर या महासागर उससे स्पर्श न करता हो, तो इसको क्या बोलते हैं, स्थल रुद्ध देश बोलते हैं, ठीक, स्थल रुद्ध देश बोलते हैं। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। अब बच्चों कजाकिस्तान का अगर लोकेशन देखोगे, कजाकिस्तान का अगर लोकेशन देखोगे, तो लोकेशन देखने के बाद एक बात क्या वहां तुम लोग को दिखेगी, एक बात तुम लोग को वहां पे ये दिखेगी कि कजाकिस्तान की सीमा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से टच कर रहा है, मेडिटेरियन सी से भूमध्य सागर
मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये किससे स्पर्श कर रहा है? कजाकिस्तान से स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो अब कजाकिस्तान से स्पर्श कर रहा है, कजाकिस्तान से स्पर्श कर रहा है, तो अब मैटर है कि कजाकिस्तान से स्पर्श कर रहा है तो फिर कैसे स्थलरुद्ध देश हो गया? ठीक है, कैसे फिर ये स्थलरुद्ध देश हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश? यानी कि मैं एक बात एकदम क्लियर करूं कि महासागर से सीमा इसकी टच करती है। स्थलरुद्ध की परिभाषा क्या बोलते हो? कि वो स्थल जो चारों तरफ से क्या हो? स्थलों से घिरा हो, किसी महासागर से उसकी सीमा स्पर्श न करती हो। तो अगर ऐसा है तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान कैसे हो गया, जबकि भूमध्य सागर आके यहाँ पे टच करता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैटर ये है कि वो देश, सही परिभाषा क्या है? वो देश जो चारों तरफ से स्थल से या बंद महासागर, शब्द को ध्यान रखना बच्चों, बंद महासागर से घिरा हो। समझ लो ना, बंद महासागर, खुला महासागर नहीं। यानी कि भूमध्य सागर को अगर देखोगे तो ये अन्य किसी सागर में जाके नहीं मिल रहा है। समझ लो ना, अन्य किसी सागर में नहीं, चारों तरफ से ये भूमध्य सागर खुद स्थलों से घिरा हुआ है। मेडिटेरियन सी ये खुद चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो बंद सागर से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, सागर से नहीं, तो बंद सागर से स्पर्श कर रहा है, इसलिए कजाकिस्तान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ये सागर टच करता है, परंतु ये सागर क्या है? बंद सागर है। तो हमने क्या परिभाषा बोला कि वह स्थल जो चारों तरफ से भूमि या स्थलों से या बंद महासागरों से घिरा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्थलरुद्ध देश बोलते हैं। तो ये परिभाषा अगर देते हो तो फिर लैंडलॉक कंट्री का डिफिनेशन कभी जो है गलत होने वाला नहीं है, और कोई भी यहाँ फंसा नहीं पाएगा कि यार ये बताओ, अगर स्थलरुद्ध देश वो है जो स्थलों से घिरा हो, तो भूमध्य सागर यहाँ टच कर रहा है कजाकिस्तान से, और कजाकिस्तान कैसे हो गया विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश? ठीक, चलो आते हैं अब आगे। तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान, तो इसको हम लोग कहाँ देखेंगे? इसको हम लोग देखेंगे एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो अब देखो, तो मैंने क्यों इसकी चर्चा किया? अब इसकी चर्चा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कितने स्थलरुद्ध देश, ठीक 13 में कितने स्थलरुद्ध देश नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, यानी कि वो स्थलरुद्ध देश जो समुद्र से सीमा न बना रहे हो। ठीक ना, समुद्र से सीमा न बना रहे हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये सब इधर पूरा यहाँ हमको समुद्र दिख रहा है। ठीक है, यहाँ समुद्र दिख रहा है। तो अब देखने की जरूरत है कि कौन सा देश ऐसा है जो समुद्र से नहीं टच कर रहा है। तो जो नहीं टच करेगा वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा स्थलरुद्ध साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश। ठीक, चारों तरफ से घिर गया है, समुद्र है चारों तरफ। ठीक, अब देखो, तो हम देखे ब्राजील टच कर रहा है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, सब के सब देखो टच कर रहे हैं, उरुग्वे टच कर रहे हैं, मगर कौन नहीं टच किया? दो नहीं टच कर रहे हैं। ये यहाँ देख लो, दो नहीं टच कर रहे हैं, ये बोलीविया और दूसरा पराग्वे। ठीक ना, बोलीविया और पराग्वे ये दोनों समुद्र से सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक ना, तो समुद्र से सीमा नहीं बनाएंगे तो फिर नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में कितने ऐसे देश हो गए जो लैंडलॉक हैं? ठीक, तो हमारा आंसर होगा 2। तो ये 2 कौन है? तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थलरुद्ध देश 2 है। ठीक, 2 है। अब ये 2 कौन है? बोलीविया और दूसरा पराग्वे। तो यहाँ हो गया बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, तो बोलीविया और पराग्वे 2 ये देश हो गए। ठीक, 2 ये देश हो गए। ठीक, अब बच्चों हमको देखना है इसमें, अब हमको देखना है क्या बात कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश हैं
जो जो विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा से गुजर रहे हैं, ठीक ना, यानी कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा उन देशों से गुजरी हुई है। तो 13 देशों में कितने ऐसे देश हैं जहां से गुजरा हुआ है विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे बच्चों, तो ये देखो, ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा, ठीक, और यहां हो जाता है ये इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पे, ठीक है, इक्वेटर। तो कितने देशों को ये टच कर रहा है, तो यहां हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे हम देख ले तो ब्राजील, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील की सीमा को टच किया। फिर कोलंबिया को टच कर रहा है, कोलंबिया, कोलंबिया को टच कर रहा है। और फिर हम देखें तो इक्वाडोर, इक्वाडोर, ये 3 देशों को टच कर रहा है। कौन? तो ये टच कर रहा है विषुवत, विषुवत रेखा, या हम कह सकते हैं इसको भूमध्य रेखा, ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं अक्षांश देशांतर। फिर अब देख ले मकर रेखा, तो मकर रेखा कितनों को टच कर रही है? मकर, तो मकर देखिए पराग्वे, ब्राजील, ब्राजील, पराग्वे, पराग्वे, ठीक, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और फिर चिली, चिली, ठीक है। तो ये 4 देश हैं जो क्या कर रहे हैं, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा से गुजर रहे हैं, मतलब ये नहीं गुजर रहे हैं, मकर रेखा इनसे गुजर रही है, बात वही, ठीक है। तो 4 ये तुम लोग को बच्चों याद रखना होगा, और इसको याद रखने का कहीं कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, बस मैप हमें देखते रहना है, एटलस देखते रहना है। मैंने कई बार कहा एटलस लो, एटलस लो, मगर बच्चे नहीं माने, ठीक है। एक बच्चे के अलावा किसी का रिप्लाई नहीं आया कि सर हमने एटलस ले लिया है, समझ रहे हो। तो अब क्या ही समझाया जाए, ठीक, क्या समझाया जाए, इतना कहने के बाद अगर आप लोग नहीं लेते हो तो फिर आप लोग की मर्जी, खैर, ठीक। तो हमने उसका भी उपाय बताया था, चलो अगर नहीं लिए, बहुत महंगा लग रहा था 240 रुपये, ठीक, तो मेहनत फिर करो, फिर मेहनत करो, तो मेहनत करोगे तो क्या, ये तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक, ये तुमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाओ, ठीक है, डायग्राम बनाओ। तो अब डायग्राम बनाना है तो यही करना है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो अब इस तरह से कुछ क्या करो, डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, ठीक है, डायग्राम बनाओ। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ तो तुम लोग भी क्या करो, फिर तब डायग्राम बनाओ, यही फिर उपाय बचा ना, और फिर क्या इसका रास्ता हो सकता है, समझ रहे हो, और तो कोई उपाय है नहीं, ठीक। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो अब डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट अब बना रहे हो, तो फिर इसमें ऐसे दर्शाओगे, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को ऐसे दर्शाना पड़ेगा, ठीक है, दर्शाना पड़ेगा। अब विषुवत रेखा को दर्शाओगे, विषुवत रेखा को, ठीक, फिर इसके बाद से दर्शाओगे मकर रेखा को, मकर रेखा को 23.5। तो अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा वर्क तुम लोग को करना पड़ेगा, पूरा ब्राज़ील की स्थिति, समझ रहे हो ना, पूरा ब्राज़ील की स्थिति तुम लोग को बनानी पड़ेगी, ठीक है। पूरा ब्राज़ील कितने में विस्तृत है वो तुमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों देश जो अभी मैंने बताए, ठीक है, फ्रेंच गुएना, सूरीनाम और गुएना, ठीक, इन तीनों को बनाना पड़ेगा। फिर तुम लोग को बगल में वेनेजुएला बनाना पड़ेगा, कोलंबिया बनाना पड़ेगा, इक्वाडोर बनाना पड़ेगा, चिली बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, चिली बनाना पड़ेगा। तो ये एक, अब देखो समस्या आ रही है ना, समस्या आ रही है ना, तो ये एक समस्या है बच्चों। और मैंने कहा था कि देख के आना साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को, ठीक है, अब पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो। तो ये देखो इस तरह की समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो मैं तो अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ डाउनलोड करके रखा हूँ, और सोचो मैं खुद एटलस लेके रखा हुआ हूँ, कोई छिपाने वाली बात नहीं है, मैं तुम लोग को दिखा भी चुका,
हर क्लास में दिखा चुका कि मैं खुद एटलस लेके बैठा हुआ हूँ, समझ रहे हो। तो आपके पास ये बच्चों एटलस होनी चाहिए, समझ रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं, नहीं बनाए हो आराम से वीडियो देखो, वीडियो देख के बनाओ। अब बनाने के बाद फिर क्या करना, लोकेशन इसका दिखाना, ठीक है। चलो तो ये इतनी बात हो गई, ठीक, ये इतनी बात क्लियर। अच्छा अब देखें हम लोग, अब देखें तो यहां दिखाता हूं, ठीक है। यहां यहां बच्चों देखो, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, तब हो सकता हो शायद तुम लोग को स्थिति स्पष्ट हो पाए। ठीक है। अब यहाँ खैर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा होगा। अगर तुम लोग के पास एटलस होता, अगर तुम लोग के पास एटलस होता तो अभी इतनी समस्या नहीं होती। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, ठीक। तो ये जो पैसिफिक ओशन है, मैं यहाँ पे बताने का प्रयास ये कर रहा था कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगलेन लिखा हुआ है, ठीक ना, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, यानी कि मैगलेन मैगलेन जल संधि, जल संधि, मैगलेन जल संधि। तो ये मैगलेन जल संधि यहाँ पे है, ठीक। तो मैगलेन जल संधि, ये देखो यहाँ बच्चों, यहाँ ऐसे ये बीच से ऐसे समुद्र है और इसी समुद्र से ऐसे ये पार करते हुए मैगलेन नामक व्यक्ति था, ये क्या किया, यहाँ से ऐसे बच्चों ये निकल गया, ठीक। तो ये जो यहाँ जो एरिया देखोगे तुम लोग यहाँ पे, ये लगभग 50 डिग्री अक्षांश, ठीक ना, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ ऐसे लिख दें 0 डिग्री विषुवत रेखा, और इसके बाद से यहाँ आ जाता है मकर रेखा 23.5 पे, और ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट ये यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ तक आया हुआ है, समझ रहे हो, ये यहाँ तक आया हुआ है, समझ रहे हो, ये यहाँ। तो ये जो एरिया है ये कितने पे आता है बच्चों, ये आता है 50 डिग्री अक्षांश पर, 50 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 50 डिग्री अक्षांश पे। तो 50 डिग्री अक्षांश की जो स्थिति है, तुम इससे ऊपर थोड़ा सा पहुंचो, 40 50 60, ठीक ना। दक्षिणी गोलार्ध में ये प्रॉब्लम जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, 40 से लगाए 60 तक का जो अक्षांश है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, क्योंकि 0 डिग्री से हम ऊपर अगर इधर जाएंगे तो यहाँ भी 40 50 60 की स्थिति आएगी, परंतु यहाँ नहीं। ये प्रॉब्लम है जो मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ अभी, ये प्रॉब्लम कहाँ है, इधर है, ठीक ना, इधर, क्योंकि महाद्वीप यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रचंड हवाएं चलती हैं, जबरदस्त हवाएं चलती हैं, चक्रवात टाइप का, समझ लो। तो यहाँ पे जो 40 डिग्री अक्षांश है, तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश, तीव्र हवाएं वहां पे चलती हैं, अश्व अक्षांश। क्यों अश्व अक्षांश नाम पड़ा, व्यापारी घोड़ों को अपने नाव पे लाद के लेके निकलते थे, तो जब वो पहुंचते थे 40 डिग्री के पास, तो हवाएं इतनी तीव्र हो जाती थी कि नाव आगे बढ़ता नहीं था। तो नाव को हल्की करने के लिए वो क्या करते थे, घोड़ों को उसी अक्षांश में फेंक देते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, अश्व, ठीक है, अश्व यानी घोड़ा, अश्व अक्षांश, ठीक है। तो 40 डिग्री अश्व अक्षांश, और ये जो 50 है, तो 50 यहाँ पे और तगड़ी हवाएं हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रचंड 50, ठीक ना, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, प्रचंड 50। और फिर उसके नीचे जब 60 पे आते हैं तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक, वो क्या कहलाता है, ठीक है, चीखता साठा, साठा यानी 60, ठीक, चीखता साठा। तो ये बच्चों कुछ इस तरह से है। तो अब देखो, तो जब मैगलेन, ठीक ना, मैगलेन जब ये बीच से ऐसे निकला ना, तो यहाँ तो भयानक हवाएं चल रही थी, भयानक हवाएं चल रही थी, ठीक है। और ये जब इधर निकलता है यहाँ पे, तो इसको यहाँ की अपेक्षा थोड़ा समुद्र क्या दिखा, शांत दिखा, समझ रहे हो, प्रशांत महासागर इसको यहाँ पे थोड़ा शांत दिखा। तो इसी व्यक्ति ने, मैगलेन ने ही क्या किया, प्रशांत महासागर का नामकरण किया, और क्या नाम दिया इस सागर को, शांत की वजह से क्या कहा, प्रशांत महासागर, तो ठीक है, क्योंकि बड़ा है तो सागर नहीं कह सकते, महासागर, ठीक है, तो क्या नाम दिया, प्रशांत महासागर, ठीक।
तो ये बात हम लोगों ने जाना। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम देखें तो ठीक है, तो मैगलन जल संधि, तो यहाँ पे हमको दर्शाना है क्या, यहाँ पे दर्शाना है मैगलन जल संधि। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है मैगलेन मैगलेन जल संधि, मैगलेन जल संधि। ठीक है, मैगलेन जल संधि। ठीक, अच्छा, अब इसमें बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो मैं देखो तुम लोग को मरुस्थल, पर्वत, पठार, इन सब चीजों के बारे में बता दिया हूं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बता दिया हूं किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी चर्चा यहाँ पे फिर होगी। ठीक ना, अभी इसकी चर्चा यहाँ पे फिर होगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग आते हैं अपने इस चैप्टर में। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ ठीक, तो ये इतनी बात हो गई। अब ब्राजील इतना बड़ा देश, तो ब्राजील, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि ब्राजील को निम्नलिखित में कौन कौन से देश टच नहीं करते हैं, यानी ब्राजील किस किस देश से सीमा नहीं बनाता है। ठीक ना, किस किस देश से सीमा नहीं बनाएगा। ठीक है, नहीं बनाएगा। अब इस बात को जानना है, ये मैंने पूरा ब्राजील की सीमा को डार्क कर दिया है। ठीक है, डार्क कर दिया, और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे किससे सीमा नहीं बनाएगा। ठीक, अब देखो ये बच्चों यहाँ एरिया बनाया, ये हो गया बोलीविया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पराग्वे, ये हो गया ब्राजील की ही सीमा देखो यहाँ आ रही है, ये हो गया अर्जेंटीना, पूरा अर्जेंटीना, यहाँ क्या, चिली, यहाँ चिली, और ये हो जा रहा है पेरू। ठीक है, और यहाँ हो गया कोलंबिया, ये हो जाता है समृद्ध तेल भंडार का देश वेनेजुएला। ठीक है, ये हो गया गुएना, यहाँ हो गया सूरीनाम, और ये हो गया फ्रेंच गुएना। ठीक, अब देखें कि कितने देशों से ये टच कर रहा है, तो लगभग देखो जितने इधर देश हैं सबसे टच कर रहा है, पेरू से भी टच कर रहा है। ठीक है, ये किससे नहीं टच कर रहा है, दो देश हैं जिनसे ये सीमा नहीं बनाएगा, और कौन से वो दो देश होंगे, तो पहला पेरू और दूसरा चिली। देखो पेरू की सीमा, पेरू कह रहा हूँ, इक्वाडोर, और दूसरा चिली। ठीक है, तो पेरू देखो यहाँ पे ब्राजील को लॉक कर दिया, कोलंबिया यहाँ पे लॉक कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे ये छोटा सा क्या है, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर और चिली ये सीमा नहीं बनाते हैं किसके साथ, ब्राजील के साथ। तो ब्राजील के साथ लंबा नहीं लिखेंगे, छोड़ो। ठीक है, बस इतना लिखते हैं कि इक्वाडोर और चिली, इक्वाडोर और चिली ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये अब देखो इतना, देखो यहाँ तीन बातें, तीन इंफॉर्मेशन क्लियर रखनी है। तीन इंफॉर्मेशन क्या क्या, ये विषुवत वृत्त वाली बात मैंने किया है। ठीक है, विषुवत वृत्त वाली बात, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, विषुवत वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है, मकर, इन चार देशों से। ठीक है, चल, तो ये इतनी बात स्पष्ट। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं और कुछ पॉइंट्स में। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स में, अब देखो लोकेशन में बच्चों, लोकेशन में यहाँ हम बात करें नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरेबियन सी। ठीक ना, कैरेबियन सी, तो हम इसको क्या कहेंगे,
कैरिबियन 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 सागर। ठीक है, तो ऊपर कैरिबियन सागर हो गया। ये क्या है, ये पनामा जल संधि, ठीक ना, यहाँ लिख देंगे पनामा जल संधि, ठीक ना, पनामा जल संधि। तो यहाँ पे हो जाता है पनामा जल संधि। ठीक, और ये पूरा ब्लू वाला पार्ट क्या है, प्रशांत महासागर, और इधर अटलांटिक महासागर। ठीक, इतनी बात क्लियर। ठीक, अब देखो हम लोग आएंगे इस मैप में, ठीक ना, फिजिकल मैप में। ठीक है, फिजिकल मैप। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो ब्राउन वाला दिख रहा है, ब्राउन वाला, ये क्या है, ये है बच्चों पर्वतमाला। ठीक ना, ये क्या है, पर्वतमाला। तो अब हम देखें तो यहाँ देखो, ये ऐसे पूरा इतना लंबा, ठीक ना, पूरा इतना लंबा विस्तृत हुआ है। ठीक है, पूरा इतना लंबा विस्तृत है। तो ये कौन सा पर्वतमाला है बच्चों, तो ये पर्वतमाला है एंडीज। ठीक ना, एंडीज पर्वतमाला, विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला। ठीक ना, एंडीज पर्वतमाला। ठीक, ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, प्लस इसको मैं लिखवाया हूं उत्तर दक्षिण में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक, तो यहां लिख देंगे एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, सबसे लंबी पर्वतमाला। अब देखो इस पर्वतमाला में जो सबसे ऊंचा शिखर होगा, सबसे ऊंचा शिखर, वो शिखर भी पूछे जाते हैं। ठीक, शिखर भी पूछे जाते हैं। तो वो शिखर कौन होगा, तो यहाँ बच्चों होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिटा दूं, दिख जाएगा, यहाँ पे एकांका गुआ। ठीक ना, एकांका गुआ। ये सब बच्चों याद रखना है जितना मैं बता रहा हूं। एकांका गुआ। ठीक है, एकांका गुआ कितनी ऊंचाई है, तो 6960 मीटर। ठीक है, एकांका गुआ 6960 मीटर। ये क्या है, ये एंडीज पर्वतमाला का शिखर है। ठीक ना, एंडीज का शिखर या चोटी, एंडीज का शिखर, एंडीज का शिखर। यहां तक की बात क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, तो अब हमको देखना है इसमें क्या, इसमें हम देखेंगे बच्चों ऊपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे पठार को। ठीक ना, पठार को। तो अब देखो यहाँ पे इधर लिखते हैं, ठीक है, पठार, यहाँ घेर देते हैं और यहाँ लिखते हैं पठार। ठीक है, तो अब हमको बच्चों पठारों को लिखना है, तो हमको 3 पठार लिखना है। ठीक है, 3 पठार मुख्य रूप से। ठीक है, तो एक गुयाना का पठार, अभी इसका लोकेशन मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, दूसरा बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, बोलीविया पठार। ठीक है, और तीसरा पठार हो जाता है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, पेंटागोनिया। तो अब बच्चों हम देखें तो यहाँ पे गुयाना पठार। ठीक, गुयाना पठार, तो ये कहाँ है, तो ये गुयाना पठार बच्चों ऊपर हमको दिखेगा, कहाँ पे, ऊपर हमको दिखेगा यहाँ पे वेनेजुएला के पास। ठीक ना, वेनेजुएला के पास। तो यहाँ पे वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के ऊपर जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ देखो ये गुएना। ठीक ना, गुएना। ठीक है, ठीक, तो ये देखो यहाँ पे गुएना, गुएना पठार। ठीक है, गुएना पठार। ठीक, सेकंड नंबर हम देखें, सेकंड नंबर बोलीविया का पठार। तो समस्या नहीं लेनी है, क्या करना है, लोकेशन देख लेना है, कहाँ है बोलीविया, यहाँ है बोलीविया। ठीक, तो हम देखें अब फिजिकल मैप में। ठीक है, फिजिकल मैप में तो बोलीविया कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो लिख देंगे बोलीविया, बोलीविया का पठार। ठीक है, बोलीविया का पठार। ठीक है, चलो इसको ऐसे करते हैं, ये इसको इस तरह से पढ़ते हैं,
ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट, ठीक, ये हो गया यहाँ पे सेकंड बोलिविया में, और थर्ड हो जाता है थर्ड। थर्ड क्या है? पेंटागोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे थर्ड। यहाँ पे है पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, थर्ड। तो ये हो गया बच्चों पठारों की स्थिति। तो पठार पूछे जाएंगे। अब देखो मैप अगर बच्चों याद रखते हो, मैप याद रखते हो तो अलग से बैठ के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? अलग से बैठ के रटने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। ठीक, ये बात यहाँ क्लियर? ठीक है, अब देखो ये हमने इतना पठार देखा। ठीक, अब देखो एक पठार और हम लोग नोट कर लें, एक पठार और नोट कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार। तो अब ब्राजील का पठार तो कहोगे कि सर ये तो नाम से ही याद हो जाएगा। ठीक ना, ये कहोगे कि सर ये तो नाम से ही याद हो जाएगा। ठीक, परंतु इसका नामकरण किस रूप में है? ठीक है, यहाँ देखो पठार ये यहाँ पे है और इसका नामकरण क्या है? बोरबोरेमा, बोरबोरेमा पठार, बोरबोरेमा पठार। ठीक है, तो ब्राजील के पठार को बोरबोरेमा पठार भी बोलते हैं। ठीक ना, तो अब ब्राजील का पठार तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं चौथा नंबर। ठीक ना, चौथा नंबर बोरबोरेमा का पठार। तो ये 4 पठार हैं। इन 4 पठारों को बच्चों 2 से 3 बार अगर देख लोगे, ठीक है, ये याद हो जाएगा। ध्यान से वीडियो देखो, ध्यान से लोकेशन को समझो। ठीक है, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, जब पेपर होगा, और वास्तविकता बता रहा हूँ कि अगर एटलस हो तुम लोग के पास, तो पेपर के मात्र 1 दिन पहले 2 घंटा, खाली 2 घंटा अगर ये पूरा 7 कॉन्टिनेंट अपने एटलस में देख लोगे, 2-2 बार वीडियो देख के बैठे रहो, और इसके बाद से पेपर के 1 दिन पहले 2 घंटा केवल क्या करो, पूरा 7 कॉन्टिनेंट को 2 घंटा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, 1 घंटा। ठीक ना, 7 कॉन्टिनेंट को एटलस में जब पलटोगे ना तो वो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, 1 से 1.5 घंटे पर्याप्त है, सफिशियंट है, पूरा रिकॉल हो जाएगा और तुमको बहुत सारे पर्वतमाला, पहाड़, झील, झरने सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मैप पे वर्क इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात बच्चों क्लियर? ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और एक झील का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो रुक जाओ, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो अब देखो इसको मिटाने देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। ठीक है, मुझे पूरा स्पेस मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे एक झील को दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक जलप्रपात को। ठीक ना, तो जलप्रपात का हम सिंबल कुछ और तरीके से बना देते हैं। ये ऐसे। ठीक ना, ठीक, तो जलप्रपात का सिंबल। अब देखो यहाँ पे एक जलप्रपात जिसका नाम क्या है? एंजील, एंजील जलप्रपात। कहाँ होगा? तो वेनेजुएला। ठीक ना, वेनेजुएला। ठीक है, एंजील जलप्रपात। ठीक, दूसरा दूसरा यहाँ पे ठीक है, ये एक सिंबल बना बच्चों किसका? एंजिल जलप्रपात का। ठीक है, ये एंजिल जलप्रपात का सिंबल बना। ठीक है, और झील के लिए सिंबल बना देते हैं गोले का। ठीक ना, गोले का यहाँ पे ऐसे बना देते हैं गोले का सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा झील है? मैराकाइबो,
मैराकाइबो झील। तो यहाँ पे सिंबल हो जाएगा मैराकाइबो झील का। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन क्लियर, मैराकाइबो झील। ठीक, अब देखें इसमें हम देखें बच्चों, आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे एक नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक ना, और इधर से ऐसे इसमें सहायक नदियां आके मिली हुई हैं। ठीक ना, सहायक नदियां आके मिली हुई हैं। ठीक है, ऐसे सहायक नदियां आके मिली हुई हैं। तो ये कौन सी नदी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन। ठीक ना, अमेजॉन। तो ये हो गया अमेजन नदी। ठीक ना, अमेजन नदी। ठीक, तो यहाँ क्लियर ये बात। अच्छा, अब बच्चों देखो, ये जो अमेजन नदी का क्षेत्र है, अमेजन नदी का क्षेत्र, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल पाया जाता है। ठीक ना, जंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमेजॉन का जंगल। समझ रहे हो, अमेजॉन का जंगल। अब मैटर आएगा कि यहाँ पे अमेजॉन के जंगल क्यों हैं? अमेजॉन के जंगल क्यों हैं? देखो बच्चों, अमेजॉन के जंगल, ये मैं मिटाता हूँ। अमेजॉन के जंगल यहाँ क्यों हैं? ठीक है, यहाँ बस ऐसे लिख दो, यहाँ। ठीक है, अमेजॉन नदी। ठीक, यहाँ पे अमेजॉन के जंगल है, अमेजॉन के जंगल। अब अमेजॉन के जंगल यहाँ पे क्यों है? याद रखना होगा बच्चों, याद रखना होगा क्या? ये बात कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, और ये आ गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। तो देखो 0 डिग्री विषुवत रेखा पे क्या है? सूर्य का प्रकाश वर्ष भर, ठीक है, लंबवत पड़ता है। तो जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ लंबवत पड़ रहा है इस एरिया पे, तो ये साउथ अटलांटिक ओशन और ये पैसिफिक, ठीक है, ओशन। तो अब प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, यहाँ का समुद्र क्या होगा? यहाँ का पानी गर्म होगा, और जब पानी गर्म होगा तो वेपराइज होगा, और जब वेपराइज होगा तो यहाँ पे क्या हो गया? भयंकर वर्षा होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भयंकर वर्षा होगी, और जब वर्षा होगा तो वर्षा से क्या है, जो जंगल है वो क्या होगा? वे विस्तृत होंगे। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे विस्तृत यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जंगल है। समझ रहे हो? यहाँ पे विस्तृत जंगल है, ऐसे समझ रहे हो? जंगल। ठीक, तो और इसमें जो है और छोटे छोटे यहाँ पे वृक्ष और भी हैं। स्थिति यहाँ पे ये हो जाती है कि ये इतना घना जंगल है कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। अगर कोई यहाँ पे आके अंदर नीचे जंगल में अगर कोई है तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पे आ नहीं पाता है। स्थिति ये हो जाती है। इतना जबरदस्त यहाँ पे ये जंगल का घनत्व है। समझ लो ना? तो अब पूरे हमारी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, समझ लो भाई, जंगल पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, पूरे हमारे इस पृथ्वी पर जो जंगल है, सॉरी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का कहते हैं कि अकेले 18 से 20%, ठीक है, 18 से 20% तक, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। समझ रहे हो? यहाँ से ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। ठीक, ये स्थिति। तो अमेजॉन का जंगल भी कहाँ है? ये यहाँ पे ब्राजील में। समझ रहे हो? ब्राजील में। ठीक, बात क्लियर? ठीक, अब देखो अब यहाँ पे ये इतनी बात क्लियर। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला बताया, एकांकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी बताया। ठीक, अब हम लोग देखें बच्चों, अब देखें हम लोग क्या मरुस्थल को। ठीक है, तो क्या कोई मरुस्थल भी है? ठीक है, क्या कोई मरुस्थल भी है? बिल्कुल है मरुस्थल। ठीक है, बिल्कुल है मरुस्थल। तो कहोगे सर कौन कौन मरुस्थल हैं? ठीक है, कौन कौन मरुस्थल हैं? तो मरुस्थल भी बताते हैं, ठीक है, मरुस्थल भी बताते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ हम मरुस्थलों की बात करें तो लिखा है पेंटागोनिया। ठीक ना, पेंटागोनिया याद रखना बच्चों, पेंटागोनिया यहाँ पे क्या है? पेंटागोनिया मरुस्थल भी है
और पेंटागोनिया नाम से यहाँ पे क्या है, पठार भी है, ठीक ना, पठार भी है और मरुस्थल भी है, ठीक है, मरुस्थल भी है, ठीक। अब अभी एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुम लोग से, ठीक है, बताना, खैर लाइव तो हो नहीं तो बताओगे कहाँ, मैं होमवर्क के रूप में दे दूंगा, ठीक है, होमवर्क के रूप में दे दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया बच्चों क्या, पेंटागोनिया मरुस्थल, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे खींच के ऐसे, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया डेजर्ट यानी मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। लिमिटेड चीजें बता रहा हूं बच्चों, लिमिटेड बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला ना बच्चों, बताने के लिए बहुत कुछ है मगर हमको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे साफ साफ खुद लिखा हुआ है मगर तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, आटाकामा डेजर्ट, ठीक ना, आटाकामा, तो मैं मरुस्थल वाले चैप्टर में, याद करो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पे आटाकामा, तो आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल कहाँ होगा, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, तो ये होगा चिली में, ठीक ना, चिली, लिखे हुए हो, ठीक है, लिखे हुए हो तुम लोग, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ होगा, तो ये होगा सर अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, ठीक ना, अर्जेंटीना में, तो ये दो मरुस्थल तुम लोगों को बच्चों यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है, पेंटागोनिया और आटाकामा, ठीक है, आटाकामा, ये अनिवार्य रूप से याद हम लोग को रखना होगा, ठीक। चलो अच्छा, एक बात और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ये जो अमेजॉन का जंगल है इसको हम लोग एक अलग तरह से भी संबोधित करते हैं, और अलग तरह से कैसे संबोधित करते हैं, हम लोग इसको कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक ना, तो इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ये अमेजॉन के जंगल को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, अमेजन का जंगल, अमेजन जंगल, ये भी कहाँ होगा, ये भी होगा ब्राजील, ब्राजील, ठीक है, पृथ्वी का, पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, यहां तक की बात है स्पष्ट, ठीक, चलते हैं आगे इसमें, ठीक है। हाँ ठीक, ये अमेजॉन का जो जंगल है बच्चों, इसको इसको सेलवास वन भी बोलते हैं, ठीक ना, इसको सेलवास, सेलवास वन, ठीक ना, सेलवास वन भी कहा जाता है, ठीक। चलो कितने का स्क्रीनशॉट निकाल लो एक बार, ठीक है, चलो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग को बच्चों स्पष्ट रूप से केवल नाम दिख रहे हैं, ठीक है, नाम दिख रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में मुझे सहायता मिलेगी क्या, यहाँ पे बनाएंगे ब्राजील में ऐसे, ये शायद तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, चलो ठीक है, यहाँ पे बच्चों घास का मैदान है, ठीक ना, घास का मैदान, इस घास के मैदान का पूछता है नाम, तो ब्राजील में एक घास का मैदान, तो नाम क्या है, नाम है इसका कैंपोस, ठीक ना, इसका नाम क्या है, कैंपोस, घास का मैदान, कैंपोस घास मैदान, ठीक है। और मैंने नॉर्थ अमेरिका में बच्चों बताया था, नॉर्थ अमेरिका में बताया था एक घास का मैदान, याद करना होगा क्या बताए थे, प्रेयरीज, ठीक है, ये घास के मैदान से क्वेश्चन आते रहते हैं बराबर, समझ ना, तो प्रेयरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है घास का मैदान, और यहाँ क्या है, यहाँ है बच्चों कैंपोस, ठीक ना, कैंपोस, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कैंपोस
घास मैदान, ठीक ना, कैंपोस घास मैदान। ठीक, अब आ जाए अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में तो अर्जेंटीना में भी यहाँ पे यहाँ पे हमको दिखेगा एक घास का मैदान। क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा पंपास। पंपास घास का मैदान, ठीक है, पंपास घास का मैदान। ठीक है, चल, तो ये पहले स्क्रीनशॉट निकाले हो तुम लोग, इसको मैं इतना मिटाता हूँ। ठीक है, और अब इतने का स्क्रीनशॉट लो जरा। मैप बना के इसको इसको अपने मैप में बच्चों लोकेट करना तुम लोग, ठीक ना, लोकेट करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है बच्चों, चल, तो अब देखो हम लोग इसमें आगे देखें तो यहाँ बच्चों इक्वाडोर, इक्वाडोर यहाँ पे दो स्थान को लोकेट करेंगे, दो स्थान को लोकेट करेंगे और ये खींचेंगे यहाँ और एक ले आएंगे यहाँ पे, ठीक ना, दो स्थान को लोकेट करेंगे। ठीक, ये लिखेंगे क्या? फोटोपैक्सी। फोटोपैक्सी, तो फोटोपैक्सी क्या है बच्चों? फोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पढ़ चुके हो, ठीक ना, ज्वालामुखी। और यहाँ पे क्या है? चिम्बराजो, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक ना, चिम्बराजो ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। हालांकि ये मैं पहले ही तुम लोग को लिखवा चुका हूँ, ठीक है, पहले ही लिखवा चुका हूँ, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक, ठीक, अब एक झील को लोकेट करेंगे, एक झील को लोकेट करेंगे बोलीविया में, बोलीविया में। ठीक है, झील कौन होगा? टीटी काका झील, टीटी काका झील। अब ये टीटी काका झील जो है ये क्या है? नौवहनीय, नौवहनीय झील या नौकागम्य झील। ठीक है, नौवहनीय झील या नौकागम्य झील का मतलब क्या होता है कि ये जो झील है बच्चों, देखो है क्या बच्चों, है क्या कि ये जो नदियां वगैरह हैं, जो झील वगैरह हैं, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से स्पर्श कर ले रहे हैं, तो इसका परिवहन के क्षेत्र में काफी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश में अभी इस बात की बेहद कमी, बेहद कमी क्या, 99% हटा दे, कुछ भी हमारे वहाँ नदियों से व्यापार नहीं होते, जबकि नदियों से अगर व्यापार किए जाए, जो हम लोग के वहाँ व्यापार सड़क मार्ग से होते हैं, ठीक ना, सड़क मार्ग से, रेल द्वारा होते हैं। ठीक, अगर ये मालगाड़ी, ठीक, अगर ये व्यापार हो किससे, नदियों के द्वारा, तो वो परिवहन वो क्या होगा, वो सस्ता पड़ता है, समझ रहे हो ना, सस्ता पड़ता है। विदेशों से आज भी जो भी आयात निर्यात होते हैं वो किससे होते हैं? वो नौ परिवहन के द्वारा ही होते हैं, यानी कि समुद्रों के द्वारा ही होते हैं, जल मार्ग के द्वारा ही होते हैं। तो नौवहनीय झील, नौवहनीय झील मतलब ये कि झील में व्यापार वाणिज्य के लिए क्या होते हैं? नाव चलते हैं, तो इसी को कहते हैं नौवहनीय झील। ठीक, तो टीटी काका झील ये क्या है? नौवहनीय झील। कहाँ है? बोलीविया में स्थित है, बोलीविया में स्थित है। ठीक, तो ये बच्चों इतनी बात हम लोगों को जाननी थी। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन देख लें। ठीक, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, झील बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिले, ठीक ना, झील यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने देखा था झील, ठीक है, देखा था किस तरह से झीलों का निर्माण हुआ था, ठीक है, मैंने बताया हुआ था। ठीक, तो अब यहाँ हम देखें, कुछ मैं चीज़ों को लिखता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ों को लिखता हूँ और बताना, ठीक है, तुम लोग बताना। चलो, इसको देखते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम देखें फर्स्ट नंबर,
पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। ठीक, फिर हम देखें दूसरा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। थर्ड प्रशांत, प्रशांत। फोर्थ मैगलन, मैगलेन जल संधि। थर्ड कैंपोस घास मैदान। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा ये। सिक्स कंपास, कंपास घास मैदान। सेवन सेलवास, सेलवास। 8 नंबर अमेजन नदी, अमेजन नदी। ठीक, फिर हम देखें अमेजन नदी, अमेजन नदी। और चलो 9 नंबर, 9 नंबर फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, सूरीनाम। फिर गुयाना, गुयाना। ठीक, 10। क्या सब हम देख ले तो ठीक, एंडीज, एंडीज 11, एकांकागुआ। ठीक है, 11। अब 12 नंबर पे देखें, 12 नंबर पे एक पेंटागोनिया पठार। 13 पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, ठीक। 14 नंबर कोटोपैक्सी। 15 चिम्बराजो, चिम्बराजो। ठीक, चिम्बराजो। और क्या दे दूं? ठीक है, हाँ 16 बोलीविया, बोलीविया पठार। ठीक है, बोलीविया पठार, बोलीविया पठार। अमेजन नदी दे दिया। ठीक है, फिर 17, 17 हमको हमको देखना है स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश। ठीक है, स्थल रुद्ध देश। और स्थल रुद्ध देश पेंटागोनिया पठार भी दे दिया। ठीक है, ठीक। हाँ एक रुको, ठीक, ठीक है। ये 18 टिटिकाका, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। ठीक, टिटिकाका झील। कैंपोस घास का मैदान दिया हो, कंपास सेलवास। ठीक है, कैंपोस कंपास सेलवास। हाँ ठीक है, सेलवास। ये क्या है? ये जंगल और ये नदी। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 18 यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग को लोकेट करने हैं। ठीक ना, 18 पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो अब तुम लोग को क्या करना है, अब एक पेज ले लो, पेज लेने के बाद इसको बना लो, या गूगल खोलो, गूगल ओपन करो, गूगल ओपन करने के बाद पूरा ये लोकेशन, ठीक ना, राज्य सब देख लो। ठीक ना, तेरा देश जो है ये देख लो, देख के इसको बना लो। बनाने के बाद अब
स्मृति में तुम्हारे अगर छपा हुआ है, वीडियो देख चुके हो, पूरा वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लो। कहाँ रोक देना, जब मैं यहाँ आ जाऊँगा तब रोक देना वीडियो, ठीक। और इसके बाद से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद से, ठीक है, अपना आंसर पहले लगा दो, हाँ यहाँ यहाँ ये होगा, और फिर देखो तुम्हारे कितने सही होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। पनामा जल संधि, तो हमको फर्स्ट नंबर यहाँ ये, ठीक ना, फर्स्ट नंबर पनामा जल संधि, पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। पनामा जल संधि, अटलांटिक महासागर, सेकंड अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर यहाँ पे थर्ड, मैगलन जल संधि, सॉरी ये बच्चों यहाँ होगा मैगलन जल संधि, ठीक है, मैगलन ये हम कर देंगे इसको फोर्थ। और पनामा जल संधि कहाँ होगा, यहाँ से ऐसे आ जाता है, ठीक है, यहाँ से आ जाता है पनामा देश और पनामा नहर, और यहाँ पे संधि, तो ये लिख देंगे हम फर्स्ट नंबर, ठीक ना, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक। मैगलन हो गया। कैंपोस घास का मैदान, ठीक है, कैंपोस घास का मैदान, तो कितने नंबर है, 5 नंबर, ठीक। फिर देखिए पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना, 6 नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद से सेलवास, ठीक है, सेलवास ये क्या है, सेलवास बच्चों मैंने क्या बताया था, ये अमेजोन का जंगल है, ठीक ना, अमेजोन के जंगल को सेलवास बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा लोकेशन इसका 7 नंबर। अमेजोन नदी, ठीक ना, यहीं ब्राजील में अमेजोन नदी 8 नंबर। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, ठीक है, तो 9 नंबर, ये 1 2 और ये 3, ठीक, ये तीनों देश यहाँ हो गया 9 नंबर, ठीक। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला ये पूरा यहाँ से ऐसे आ जाए, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10 नंबर, ठीक। एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ, अब ये एकांकागुआ क्या है, ठीक, एकांकागुआ क्या है, तो ये मैंने बच्चों पढ़ाया हुआ है, एकांकागुआ नहीं पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एकांकागुआ, मैंने क्या बताया था कि इंडीज जो है इसी इंडीज का सर्वोच्च शिखर है, ठीक ना, सर्वोच्च शिखर, तो हमको कहाँ दर्शाना है, यहाँ, ठीक ना, तो क्या नंबर है, 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर। पेंटागोनिया, पठार मरुस्थल दोनों एक जगह, और पेंटागोनिया कहाँ, ये यहाँ पे अर्जेंटीना, ठीक, तो 12 12 और 13 दोनों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, कहाँ पे है, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर यहाँ पे, तो हम लिख देंगे कोटोपैक्सी, ये हो गया 14 नंबर। चिम्बराजो, ये भी इक्वाडोर, 15 नंबर। बोलीविया का पठार, तो बहुत समस्या नहीं है, बस देख लेना है बोलीविया कहाँ है, तो बोलीविया यहाँ है, बोलीविया का पठार यहाँ 16 नंबर। 17वां स्थलरुद्ध देश पूछा है, तो स्थलरुद्ध देश कौन, ठीक है, तो स्थलरुद्ध देश बोलीविया और पराग्वे, ठीक है, बोलीविया और पराग्वे, ठीक, तो ये हो गया स्थलरुद्ध देश 17। और टिटिकाका झील, टिटिकाका झील ये जो है पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित होता है, ठीक ना, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, ये हो गया 18, ठीक ना, 18। तो बच्चों ऐसे अपना आंसर निकालना और देखो कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, समझ रहे हो। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक, और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसको लेके मिलेंगे, ठीक। आप जितनी बातें मैं कह रहा हूँ उतने को आप फॉलो करते चले जाइए, ठीक है। तो क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।